गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है जलवायु का। जलवायु के तहत हमने बात की थी कि किसी देश की जलवायु को प्रभावित करने का प्रमुख कारण होता है। ये जलवायु क्या होती है? तो किसी देश की स्थिति में जब गर्मी और सर्दी जो होती है वो प्रमुख कारण से क्या है कि जलवायु के कारण ही होती है। तापमान कैसा है, वहाँ की पवनें कैसी है, वो प्रमुख रूप से वायुमंडलीय स्थिति पर निर्भर करता है। तो आज हम बात करेंगे अपने जलवायु के कुछ आगे के जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके साथ साथ कुछ प्रमुख तत्वों के बारे में बात करेंगे जो जलवायु के प्रमुख तत्व हैं। तो सबसे पहले बात आती है आज के हमारे सबसे पहले बिंदु की, वो है किसी क्षेत्र का वायुदाब पवन तंत्र निर्भर करता है। यानी किसी क्षेत्र का वायुदाब है वो किस प्रकार का है, क्या वायुदाब अधिक है या कम है। इसके साथ साथ पवन तंत्र है वो निर्भर करता है प्रमुख रूप से जो पवन तंत्र है, पवन की जो दिशा है, पवन की जो गति है वो किस प्रकार की है, तो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है। दो बातें ध्यान रखना यहाँ पे कि किसी क्षेत्र का वायुदाब यानी वायु है वो किस प्रकार की गति है, किस प्रकार का वो दाब डाल रही है, और इसके साथ साथ पवन तंत्र है वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है। पवन की गति है, पवन की दिशा है, वो किस प्रकार से इफेक्ट डालती है, ये प्रमुख रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो ध्यान रखना अक्षांश और ऊंचाई पर ध्यान रखना कि पवन तंत्र और जो पवन वायुदाब है अपना वो प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है, अक्षांश और ऊंचाई पे। इन दोनों पे प्रमुख रूप से क्या है, वायुदाब और पवन तंत्र निर्भर करता है। बात आती है आगे, तापमान एवं वर्षा के वितरण को प्रभावित करता है। जो तापमान है किसी स्थान का गर्म है, किसी स्थान का ठंडा है, किसी स्थान का ज्यादा है, किसी स्थान का कम है। इसके साथ साथ क्या है, वर्षा का वितरण, वर्षा की जो असमानता होती है, कहीं पे वर्षा बहुत अधिक हो रही है, कहीं पे वर्षा सामान्य हो रही है, कहीं पे वर्षा बहुत कम हो रही है। तो प्रमुख रूप से ये जो इफेक्ट है ये किन कारणों से होता है, तो ध्यान रखना तापमान एवं वर्षा का वितरण है वो प्रमुख रूप से प्रभावित होता है किस कारण से, अक्षांश से और ऊंचाई के कारण। जो वायुदाब है और जो पवन तंत्र है इसका इफेक्ट प्रमुख रूप से पड़ता है। तो ध्यान रखना हमने बात की कि जो वर्षा है वो समान नहीं होती, असमान होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ वर्षा बहुत अधिक होती है और बाढ़ का रूप ले लेती है, और कहीं वर्षा इतनी कम होती है कि प्रमुख रूप से सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है, वहां की कुछ जो पवनों की दिशा है, जो वायुदाब है, और ये प्रमुख रूप से किस पे निर्भर करता है, अक्षांश से, और वहां की जो ऊंचाई कितनी है उस पर प्रमुख रूप से निर्भर करता है। बात आती है लोग विषम मानसूनी अवस्थाओं को महसूस करते हैं। लोग विषम यानी जो मानसून की जो हवाएं हैं, इसके साथ साथ क्या है कि विषम मानसून की जो अवस्था है, यानी जब गर्मी होती है तो लोगों को गर्म महसूस होता है, जब ठंड होती है तो लोगों को ठंडक महसूस होती है। गर्म में ही जब होती है तो लोग सामान्य पतले कपड़े पहनते हैं, जबकि ठंडक होती है यानी सर्दी होती है तो उस समय लोग है वो ऊनी वस्त्र पहनते हैं। यानी लोगों को जो मानसून की ये विषम परिस्थितियां हैं, जो बदलाव है वो प्रमुख रूप से अनुभव होता है, लोगों को उनको महसूस होता है, जिसके कारण क्या है कि उनका जो रहन सहन है, उनका खान पान है, उनके वस्त्र है वो प्रमुख रूप से बदलते रहते हैं। बात आती है महाद्वीपीय अवस्था की। महाद्वीपीय जो अवस्था है उसमें प्रमुख रूप से कुछ स्थितियां परिवर्तन देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना गर्मी में बहुत गर्म और सर्दी में बहुत अधिक ठंड, जो महाद्वीपीय अवस्था है उसमें प्रमुख रूप से देखने को मिलता है कि गर्मी के समय तो बहुत अधिक गर्मी रहती है और ठंड के समय बहुत अधिक ठंड का अनुभव होता है। तो ये प्रमुख रूप से किस प्रकार की अवस्था है, जो महाद्वीपीय अवस्था है अपनी, उसमें गर्मी में तो बहुत गर्म स्थिति रहती है और जब ठंडक की बात आती है, सर्दी की बात आती है तो बहुत अधिक ठंड का मौसम भी उत्पन्न प्रमुख रूप से होता है। बात आती है महासागरीय धाराएं प्रभावित करती है। सबसे पहले बात आती है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं हैं वो क्या स्थिर होती है या अस्थिर होती है। तो ध्यान रखना कुछ जगह ऐसा बताया गया है कि महासागर की धाराएं स्थिर होती है, लेकिन ध्यान रखना महासागर की जो धाराएं हैं वो स्थिर नहीं होती, वो अस्थिर होती है, यानी लगातार गति करती रहती है, लगातार प्रवाहित होती रहती है। तो यहाँ बात आई प्रमुख रूप से कि महासागरीय धाराएं हैं वो प्रभावित करती है। ध्यान रखना किसको प्रभावित करती है, ध्यान रखना समुद्र से तट की ओर चलने वाली हवाओं के साथ
तटीय क्षेत्र की जलवायु को, प्रमुख रूप से जो महासागर धाराएं हैं वो किसको प्रभावित करती है? ध्यान रखना, समुद्र के तट की ओर यानी समुद्र के किनारे की ओर चलने वाली हवाओं के साथ, यानी जो समुद्र का किनारा है, जो समुद्र का तट है उसके साथ चलने वाली जो हवाएं हैं उनके तटीय क्षेत्र की जलवायु को, यानी तट का जो अपना किनारा है, जो क्षेत्र है, उसकी जलवायु को प्रमुख रूप से क्या प्रभावित करती है? महासागरीय जो धाराएं हैं वो प्रमुख रूप से जो तट है उसके क्षेत्र की जलवायु को, यानी वहां की स्थिति को कि वो गर्म है या अधिक है, प्रमुख रूप से इस अवस्था पर निर्भर करती है। बात आती है किसी स्थान की जलवायु को निर्धारित करने में ऊंचावच की भूमिका, यानी किसी स्थान की जो जलवायु है उसको निर्धारण करने में जो एक प्रकार से भूमिका कही जाए महत्वपूर्ण है, तो किसकी रहती है? ऊंचावच की रहती है। किसकी रहती है? ऊंचावच की रहती है। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा आगे के जो है अपने बिंदु आएंगे उन्हें विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात आती है इसमें आगे, ऊंचे पर्वत ठंडी अथवा गर्म वायु को अवरोधित करते हैं। जो ऊंचे पर्वत है वो ठंडी जो हवा है और इसके साथ साथ गर्म वायु को अवरोधित करते हैं, यानी जो ऊंचे पर्वत है वो ठंडी वायु है उसको रोकते हैं और उसके साथ साथ जो गर्म वायु है उसको अवरोधित करते हैं। अवरोधित का मतलब होता है रोकना या उसकी स्थिति को परिवर्तन कर देना। तो प्रमुख रूप से जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ऊंचे जो पहाड़ है, वो जो ठंडी वायु है या गर्म वायु है उसको अवरोधित करते हैं, यानी उसको रोकते हैं और उसके मार्ग को परिवर्तित कर देते हैं। आगे बात आती है, ऊंचे पर्वत वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकते हैं। जो ऊंचे पर्वत है वो प्रमुख रूप से किसको रोकते हैं? तो ध्यान रखना, वर्षा लाने वाली जो वायु है उसको रोकते हैं। जो ऊंचे ऊंचे पर्वत है वो प्रमुख रूप से क्या है कि जो वायु चलती रहती है उसको बीच में अवरोध उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण वो आगे नहीं जा पाते और वहीं से टकरा के क्या है वो वापस से लौट आती है हवा। तो ध्यान रखना कि ऊंचे पर्वत वर्षा लाने वाली वायु के रास्ते को रोकते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा होती है। ऊंचे पर्वत वर्षा लाने वाले वायु के रास्ते को रोकते हैं तो उस क्षेत्र में वर्षा होती है। जब जो वायु है वो चल रही है और प्रमुख रूप से जब वो पर्वतों से टकराती है और जब वापस आती है तो प्रमुख रूप से क्या होता है कि टकराने के बाद में जो स्थितियां उत्पन्न होती है उसके कारण उस क्षेत्र में प्रमुख रूप से वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ प्रमुख बात आती है कि ऊंचे पर्वत है वो वर्षा लाने वाली वायु को रास्ते को रोकते हैं। ऊंचे पर्वतों की ऊंचाई अधिक होती है जिस कारण वायु उनसे हवा उनसे टकरा के वापस लौटती है और लौटने के कारण क्या है वो वहां के मार्गों में प्रमुख रूप से क्या करती है? वर्षा करती है। और प्रमुख रूप से क्या है वहां का जो क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से जो वर्षा के जो लाभ हैं वो प्रमुख रूप से उन क्षेत्रों को प्रमुख रूप से मिलते हैं। बात आती है, पर्वतों के पवन विमुख ढाल अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, यानी पर्वतों के जो पवन मुख ढाल है प्रमुख रूप से वो प्रमुख रूप से क्या है? अपेक्षाकृत सूखे रहते हैं, यानी पवन विमुख है, यानी जिस दिशा से वायु है वो वापस लौट जाती है और आगे नहीं जा पाती, जिस कारण वो आगे के जो स्थान है वो प्रमुख रूप से वायु आगे प्रवाह नहीं करने के कारण क्या है प्रमुखतः सूखे रहते हैं। और जो ऊंचे पर्वत है उनसे टकराने के बाद में वायु जो वापस लौट जाती है उसमें स्थान पर तो वर्षा हो जाती है और आगे जब वो पवन है वो वायु है आगे प्रवाहित नहीं हो पाती तो आगे वाले स्थानों में प्रमुख रूप से क्या है वर्षा नहीं हो पाती है। आगे हम बात करते हैं कि जो भारत की जलवायु है वो प्रमुख रूप से किस प्रकार से प्रमुख रूप से भारत की स्थितियों को प्रमुख रूप से प्रभावित करती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक है, यानी जलवायु है वो किन कारणों से प्रभावित होती है, ऐसे प्रमुख कारण कौन कौन से हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है अक्षांश की। भारत की जलवायु में जो प्रमुख रूप से जो बिंदु आएंगे उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला बिंदु आता है जलवायु को प्रभावित करने वाला अक्षांश आता है। हमने पहले बात की थी कि किसी देश की जो स्थिति है उसमें जो गर्मी और सर्दी जो रहती है उसमें प्रमुख रूप से जलवायु का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जलवायु के कारण वहाँ की जो स्थितियाँ हैं वो प्रमुख रूप से कुछ समय वहाँ पे अधिक सर्दी रहती है, कुछ समय गर्मी रहती है, कुछ समय हम देखते हैं वर्षा वाला मौसम रहता है। तो ऋतुओं के अनुसार जो स्थितियाँ बदलती रहती है और मौसम भी क्या है कि गर्म और सर्द बना रहता है। तो सबसे पहले बात आती है अक्षांश की।
सबसे पहला बिंदु है जलवायु को प्रभावित करने का अक्षांश। अब आगे बात आती है कि जो कर्क रेखा है वो गुजरती है भारत में, प्रमुख रूप से जो कर्क रेखा गुजरती है वो किस रूप में, प्रमुख रूप से किस स्थान तक गुजरती है, तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। बात आती है देश के मध्य भाग, पश्चिम में कच्छ के रण से लेकर पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। यानी जो प्रमुख रूप से जो कर्क रेखा है वो देश के मध्य भाग से होती हुई बाद में आगे कहाँ जाती है, तो ध्यान रखना पश्चिम में जो कच्छ का रण है, रण से लेके बाद में वो कहाँ तक जाती है, पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। तो कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि कर्क रेखा है वो कहाँ से गुजरती है, तो ध्यान रखना देश के मध्य भाग से बाद में आगे वो कहाँ है, पश्चिम में कच्छ के रण से लेके पूर्व में मिजोरम से गुजरती है। तो सबसे पहले बात आ गई कर्क रेखा गुजरती है। आगे बात आती है कि देश का आधा भाग है वो स्थित है, यानी भारत देश है उसका जो आधा भाग है वो कहाँ स्थित है, कहाँ प्रमुख रूप से उसका जो क्षेत्र आता है, तो ध्यान रखना देश का जो आधा भाग स्थित है वो कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, कर्क वृत्त के दक्षिण में भारत का जो आधे से अधिक भाग है वो प्रमुख रूप से, यानी देश का जो आधा भाग है वो कर्क वृत्त के दक्षिण में स्थित है। कहाँ स्थित है, कर्क वृत्त के दक्षिण में। आगे बात आती है कि दक्षिण भाग है वो उसमें प्रमुख रूप से कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र है, जो अपना दक्षिण का भाग है उसमें कौन सा प्रमुख कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ध्यान रखना वो प्रमुख रूप से उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। दक्षिण का भाग है वो कौन सा कटिबंधीय क्षेत्र है, तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, वो भारत के दक्षिण का भाग है, वो प्रमुख रूप से बताया गया है। बात आती है कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित शेष भाग, कर्क वृत्त है उसके उत्तर में जो अपना देश का शेष भाग है वो प्रमुख रूप से स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, उपोष्ण कटिबंधीय में। कर्क वृत्त के उत्तर में जो स्थित है शेष भाग है वो कहाँ पे है, पहले हमने बात की थी कि प्रमुख रूप से देश का जो आधा भाग है वो कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखना कर्क वृत्त के दक्षिण में। यहाँ बात आ रही है कि कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित, कर्क वृत्त के उत्तर में स्थित जो शेष भाग है वो उपोष्ण कटिबंधीय है। वो कौन सा था, अपना उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। जबकि यहाँ बात आ रही है कि कर्क वृत्त के उत्तर में जो स्थित शेष भाग है वो प्रमुख रूप से किसका है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का है। किसका है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का आता है। इसी प्रकार आगे बात आती है कि भारत की जलवायु की प्रमुख विशेषताएं क्या है, भारत की जो जलवायु है वो किस प्रकार की कटिबंधीय है। तो ध्यान रखना भारत में जो जलवायु की विशेषता है वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की देखने को मिलती है। कितने प्रकार देखने को मिलती है, दो प्रकार की प्रमुखता भारत की जलवायु की विशेषताएं हैं वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। तो ध्यान रखना उष्ण कटिबंधीय जलवायु और उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु दोनों प्रकार की विशेषताएं हैं भारत में देखने को मिलती है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भारत की जलवायु में प्रमुख रूप से कौन सी विशेषताएं हैं, तो ध्यान रखना उपोष्णीय कटिबंधीय जलवायु और उष्ण कटिबंधीय जलवायु, ये दोनों प्रकार की जो विशेषताएं हैं ये भारत की जलवायु में प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसी क्रम में आगे बात आती है कि जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ये प्रमुख रूप से किस प्रकार की जलवायु है, किस स्थिति से संबंधित है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रखना जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है ये जलवायु अशुष्क होती है। जो अपनी उष्ण कटिबंधीय जलवायु है वो किस प्रकार की जलवायु होती है, तो ध्यान रखना ये जलवायु है वो अशुष्क होती है, यानी शुष्क नहीं होती। क्या नहीं होती, शुष्क नहीं होती, नमी नहीं होती। बात आती है वर्ष के 12 महीने औसत तापमान, यानी साल का है जो अपने 12 महीने हैं उसका जो तापमान है वो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है उसमें कितने डिग्री सेल्सियस रहता है। तो ध्यान रखना कि वर्ष के जो 12 महीने हैं यानी साल है अपना पूरा, उसमें जो औसत तापमान रहता है कौन सी जलवायु में, उष्ण कटिबंधीय जलवायु में, ध्यान रखना 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है। कितना रहता है, 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक अपना जो उष्ण कटिबंधीय जलवायु का जो क्षेत्र है वह तापमान सामान्यतः 18 डिग्री तक रहता है। आगे बात आती है तापमान वर्ष भर समान बना रहता है, यानी तापमान की जो अपन सामान्य स्थिति की बात करें तो सामान्य स्थिति की अगर बात करें तो वर्ष भर का जो तापमान है वो समान रहता है, उसमें असमानता प्रमुख रूप से देखने को नहीं मिलती। तो ये बात की हमने उष्ण कटिबंधीय जलवायु की। तो प्रमुख रूप से भारत की जो जलवायु की विशेषता है वो दो प्रकार की आई है। कौन कौन सी आई है,
उष्णकटिबंधीय जलवायु और दूसरी उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है। ये भारत की विशेषताएं बताई गई है। और भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक कौन सा है? अपना अक्षांश बताया गया है।